हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं दिलीप पांचाल सुपर कैरियर इंस्टीट्यूट कोटा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछली क्लास में हमने होमोलिसिस के बारे में पढ़ा और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी किए। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं हेट्रोलिसिस। सो राइट डाउन, नेक्स्ट टॉपिक इज बी, हेट्रोलिसिस। बी इज हेट्रोलिसिस। हेट्रोलिसिस हेट्रोलिसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड इनटू अनइक्वल पार्ट्स। हेट्रोलिसिस मीन्स ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड इनटू अनइक्वल पार्ट्स। तो हेट्रोलिसिस को कैसे पहचाना है? वैसे अभी मैं जनरल बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूं, मैं शॉर्ट में थोड़ा ले चलता हूं आपको। एसिड की जो डेफिनेशन होती है, जो H प्लस आयन देते हैं कंपाउंड्स, वो एसिड कहलाते हैं। ठीक है, तो एसिड से ही रिलेट करते हुए मैं हेट्रोलिसिस को समझा रहा हूं। फिर जब लिविंग ग्रुप के बारे में हम पढ़ चुके होंगे तो हेट्रोलिसिस का और ज्यादा डिटेल आपको मिल जाएगा। तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा आपको। जब तक हम लिविंग ग्रुप नहीं पढ़ लेते तब तक आप पूरा डिटेल ऑफ हेट्रोलिसिस नहीं समझ पाओगे। अभी जितना समझना है, स्टार्टिंग तो करना पड़ेगा। तो हेट्रोलिसिस के लिए हम जो है एसिड से रिलेटेड एग्जाम्पल ही हम यहाँ पर लेंगे। ठीक है, तो हेट्रोलिसिस में हम बात करते हैं डेफिनेशन की। हेट्रोलिसिस की डेफिनेशन लिखा रहा हूं मैं, शॉर्ट रिव्यू दे रहा हूं इसका। तो देखिए, हेट्रोलिसिस, व्हेन हाइड्रोजन एटम व्हेन हाइड्रोजन एटम कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। व्हेन हाइड्रोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड हाइड्रोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड with more electronegative atom with more electronegative atom, then that bond undergoes then that bond undergoes heterolysis. That bond undergoes heterolysis in polar protic solvent. In polar protic solvent. ठीक है, तो जैसे एग्जांपल हेट्रोलिसिस को समझने के लिए, जैसे HCl लिया मैंने, क्लोरीन एक बॉन्ड 3 लोन पेयर, और हाइड्रोजन और क्लोरीन में क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ खिसका हुआ होगा। तो यहां पर क्लोरीन पर डेल्टा प्लस चार्ज होगा, सॉरी क्लोरीन पर डेल्टा माइनस इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ होगा ना, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ेगा डेल्टा माइनस, और हाइड्रोजन पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम होगा डेल्टा प्लस। ठीक है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन लुढ़क के इधर आ जाएगा इसी एटम के ऑर्बिटल में। इधर हाइड्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम होगा और क्लोरीन की तरफ जाते जाते इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो बॉन्ड कहां से कमजोर है? हाइड्रोजन की तरफ से, तो यहां से टूटेगी बॉन्ड। ठीक है, तो इसको पोलर प्रोटिक सोलवेंट वाटर में जैसे डालेंगे, इन
polar protic solvent, in polar protic solvent. polar protic solvent का बहुत ही फेमस एग्जांपल है वाटर लिक्विड, H2O लिक्विड, ठीक है। तो क्या होगा, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन खो देगा, हाइड्रोजन जब अपना इलेक्ट्रॉन खो देगा तो H पर प्लस चार्ज क्रिएट हो जाएगा और इसके पास खाली रह जाएगा ऑर्बिटल, एंड Cl पे जो 3 लोन पेयर थे वो तो रहेंगे सही एज इट इज, ये 3 लोन पेयर तो एज इट इज है ही सही, इस पे एक इलेक्ट्रॉन तो खुद का है ही सही, और एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी सिमट के इसी के पास आ गया, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, तो इस पे कौन सा चार्ज जनरेट हो जाएगा, माइनस चार्ज। कौन सा चार्ज जनरेट हो जाएगा बेटा, माइनस, ठीक है। तो H प्लस आयन एंड Cl माइनस आयन में सेपरेट हो जाएगा। H प्लस आयन को वाटर सराउंड कर लेगा तो इसको बोलेंगे कि ये एक्वस हो गया, और Cl माइनस आयन को भी वाटर सराउंड कर लेगा तो इसको बोलेंगे एक्वस हो गया। आयंस हमेशा वाटर में सोल्यूबल होते हैं क्योंकि वाटर हाईली पोलर सोल्वेंट होता है, पोलर प्रोटिक सोल्वेंट हाईली पोलर होते हैं, ठीक है। तो H प्लस आयन और Cl माइनस आयन ऑपोजिट चार्जेज है तो अट्रैक्शन में आएंगे, तो एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो फिर से बॉन्ड बना के रिवर्सिबल हो जाएगी रिएक्शन। लेकिन रिएक्शन रिवर्सिबल इसलिए नहीं हो पाएगी अभी क्योंकि H2O मॉलिक्यूल्स ने इसको सराउंड कर रखा है, इसको भी H2O मॉलिक्यूल्स ने सराउंड कर रखा है, तो ये कांटेक्ट में नहीं आ पाएंगे डायरेक्टली, तो इसलिए ये सेपरेटेड रह जाएंगे और रिएक्शन बैकवर्ड में आने से रुक जाएगी। तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी और क्या होगा, H प्लस Cl माइनस आयंस की फॉर्म में सेपरेटेड ही रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए पोलर प्रोटिक सोल्वेंट यूज किया जाता है ताकि रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में ना आ जाए, ठीक है। ये जो H प्लस है इस पे भी चार्ज है और Cl माइनस आयन है उस पे भी चार्ज है, तो आयनिक स्पीसीज है, रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स हैं ये भी क्या है, रिएक्टिव स्पीसीज है, और रिएक्टिव स्पीसीज जो होती है उनको हम कहते हैं इंटरमीडिएट्स। क्या कहते हैं इनको बेटा, इंटरमीडिएट्स। तो चार्ज है इन पे तो इनको बोलेंगे आयनिक इंटरमीडिएट्स, दीज आर आयनिक इंटरमीडिएट्स, these are ionic intermediates। आयनिक इंटरमीडिएट्स। तो हेट्रोलिसिस से ये क्या हुआ, बॉन्ड का हेट्रोलिसिस हुआ, यहां पर हेट्रोलिसिस। तो हेट्रोलिसिस से आयनिक इंटरमीडिएट्स बनते हैं, तो इसको लिख देते हैं, हेट्रोलिसिस रिजल्ट्स इनटू आयनिक इंटरमीडिएट्स, डबल स्टार। हेट्रोलिसिस results into ionic intermediates, आयनिक इंटरमीडिएट्स। हेट्रोलिसिस का क्या रिजल्ट मिलेगा, आयनिक इंटरमीडिएट्स। हेट्रोलिसिस से आयनिक इंटरमीडिएट्स बनते हैं। अब एक नई चीज आपके सामने आई, पोलर प्रोटिक सोल्वेंट। ये पोलर प्रोटिक सोल्वेंट क्या है, इसका फंक्शन क्या है, ये पूरा ढंग से समझा देता हूं मैं, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे, अच्छा सोल्यूट, सोलवेंट, सॉल्यूशन, ये क्या चीजें होती है इनके बारे में भी थोड़ा समझाऊं। जैसे ये कंटेनर है, ठीक है ना, इसमें लार्ज क्वांटिटी में वाटर भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है इसमें, लार्ज क्वांटिटी में वाटर, इसको बोलते हैं हम H2O लिक्विड, ठीक है। H2O लिक्विड है, कैसी क्वांटिटी है, लार्ज क्वांटिटी, इन लार्ज क्वांटिटी, वाटर लार्ज क्वांटिटी में है। इसमें क्या मिला रहा हूं मैं, HCl, ये HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl लिक्विड मिला रहा हूं मैं इसमें। ये है स्मॉल क्वांटिटी में, स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है। तो इसको जब इसमें मिलाऊंगा, इसको जब मैं इसमें मिला दूंगा तो क्या हो जाएगा, तो मुझे ये चीज मिलेगी,
इस तरह से। ये वही कंटेनर है जो पहले था, इसमें वाटर भरा हुआ है ऐसे ही, ठीक है ना। इसमें बीच बीच में सोल्यूट पार्टिकल्स जो है, इसमें जो है सोल्यूट पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या बन गया, अब ये बन गया आपका सॉल्यूशन, दिस इज सॉल्यूशन। तो याद रखना, सोल्यूट प्लस सोलवेंट इक्वल टू सॉल्यूशन। क्या याद रखना है आपको, सोल्यूट। अच्छा, ये सोल्यूट क्या होता है, स्मॉल क्वांटिटी में जो डाला जाता है उसको बोलते हैं हम सोल्यूट। तो HCl क्या हो गया मेरा यहाँ पर, सोल्यूट। HCl हो गया सोल्यूट, और जो लार्ज क्वांटिटी में डाला जाता है उसको बोलते हैं सोलवेंट। तो H2O लिक्विड क्या हो गया मेरा, सोलवेंट। H2 इज सोलवेंट, ठीक है। तो देखो, आप ऐसे लिख सकते हो कि सोल्यूट प्लस सोलवेंट इक्वल टू सॉल्यूशन। सोल्यूट प्लस सोलवेंट इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, सॉल्यूशन। तो सोल्यूट क्या होता है, जो स्मॉल क्वांटिटी में होता है, स्मॉल क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटी में जो होता है वो सोल्यूट, और जो लार्ज क्वांटिटी में होता है वो सोलवेंट। लार्ज क्वांटिटी, जो लार्ज क्वांटिटी में लिया जाता है वो सोलवेंट, और सॉल्यूशन तो टोटल क्वांटिटी हो गया, है ना। तो सॉल्यूशन तो लार्ज क्वांटिटी होगा, क्योंकि सोल्यूट एंड सोलवेंट दोनों का टोटल है ना। तो सॉल्यूशन क्या हो गया, लार्ज क्वांटिटी हुआ, ठीक है। तो सॉल्वेंट की डेफिनेशन क्या होती है, क्योंकि सॉल्वेंट के बारे में हम जानना चाह रहे हैं, तो सॉल्वेंट की डेफिनेशन लिख लो। तो हेडिंग डालो सॉल्वेंट, सॉल्वेंट। तो क्या होता है, दो सब्सटेंसेस का मिक्सचर है, दो कंपोनेंट्स है अगर सॉल्यूशन में, तो क्या बोलेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन। अगर तीन कंपोनेंट्स का मिक्सचर है तो उसको क्या बोलेंगे, टर्नरी सॉल्यूशन। अगर चार कंपोनेंट्स का मिक्सचर है तो उसको बोलेंगे क्वाटरनरी सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो दो ही कंपोनेंट्स अगर मौजूद है, सोल्यूट एंड सोलवेंट, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। तो बाइनरी सॉल्यूशन की हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो लिख दीजिए, इन बाइनरी सॉल्यूशन, इन बाइनरी सॉल्यूशन, in binary solution, that component which is larger in quantity, which is larger in quantity, is called as solvent, is called as solvent, ठीक है। जैसे मैंने लिया, समझाने के लिए एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। जैसे मैंने बोला कि 0.2 मोल इथेनॉल, इथेनॉल होता है आपका CH3CH2OH, C2H5OH, है ना, प्लस 0.9 मोल वाटर, ये मिक्सचर है। तो ये जो सॉल्यूशन है, इसमें लार्ज क्वांटिटी में क्या है, C2H5OH 0.2 मोल ही है, और H2 0.9 मोल है। तो ये ज्यादा क्वांटिटी में है, तो क्या बोलेंगे, ये ज्यादा क्वांटिटी में है, तो यही क्या हो गया, H2 ही क्या हो गया मेरा, सोलवेंट हो गया इस सॉल्यूशन में। H2 क्या हो गया यहां पर, लार्ज क्वांटिटी में, इसलिए ये सोलवेंट हो गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन दिया मैंने, दूसरा एग्जांपल जैसे ये दे रखा है आपको कि 0.2 मोल, 0.2 मोल H2O liquid is mixed with 0.9 mole of H2O, सॉरी इधर ले लिया H2O, तो इधर इथेनॉल ले लेते हैं,
CH3CH2OH, इथेनॉल। CH3CH2OH लिक्विड होता है, H2O भी लिक्विड होता है, H2O लिक्विड, इथेनॉल भी लिक्विड, ठीक है। तो देखिए ये 0.2 मोल है वाटर तो, और 0.9 मोल इथेनॉल है, तो ज्यादा क्वांटिटी में कौन है? इथेनॉल। तो इथेनॉल ही क्या हो गया मेरा? सोलवेंट हो गया। दिस इज सोलवेंट। तो ऐसा याद नहीं रखना कि वाटर ही होता है सोलवेंट, जो लार्ज क्वांटिटी में होता है वो सोलवेंट होता है। ये जेईई मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इस टाइप से दे रखा था, बहुत से बच्चे तो वाटर को ही टिक करके आ गए, वो वाटर को ही सोलवेंट समझते हैं हमेशा। जो लार्ज क्वांटिटी है वो जो लार्ज क्वांटिटी में होता है उसे सोलवेंट कहते हैं, ठीक है। दो कंपोनेंट का मिक्सचर है तो उसमें जो लार्जर क्वांटिटी में प्रेजेंट है उसे हम सोलवेंट कहते हैं। समझ में आई बात? सोलवेंट की डेफिनेशन याद रखिए और उसी से जवाब देना आपको। अभी हम बात कर रहे हैं सोलवेंट अगर वाटर हो, लार्ज क्वांटिटी में अगर वाटर हो, तो वाटर के बारे में हम बात करेंगे। तो वाटर कैसा सोलवेंट होता है? पोलर प्रोटिक सोलवेंट होता है ये। तो एक काम करिए, हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ सोलवेंट। टाइप्स ऑफ सोलवेंट, टाइप्स ऑफ सोलवेंट, टाइप्स ऑफ सोलवेंट। तो ऐसे लिख लीजिए, सोलवेंट। सोलवेंट दो टाइप का होता है, एक तो होता है पोलर सोलवेंट, पोलर सोलवेंट, और दूसरा होता है नॉन पोलर सोलवेंट, नॉन पोलर सोलवेंट। तो पोलर सोलवेंट का डाइपोल मोमेंट क्या होगा? नॉट इक्वल टू 0। और नॉन पोलर सोलवेंट का कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होगा, मतलब इसका डाइपोल मोमेंट कितना होगा? 0। अगर डाइपोल मोमेंट 0 है, नेट डाइपोल मोमेंट की बात की जा रही है, अगर नेट डाइपोल मोमेंट अगर 0 है तो वो नॉन पोलर हुआ सोलवेंट, अगर डाइपोल मोमेंट नॉन 0 है तो वो हुआ पोलर सोलवेंट। फर्दर पोलर सोलवेंट जो है, पोलर सोलवेंट भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है पोलर प्रोटिक सोलवेंट और दूसरा होता है पोलर अप्रोटिक सोलवेंट। एक होता है पोलर प्रोटिक, पोलर प्रोटिक सोलवेंट और दूसरा होता है पोलर अप्रोटिक सोलवेंट, पोलर अप्रोटिक सोलवेंट। पोलर प्रोटिक सोलवेंट का म्यू जो होता है, म्यू बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू होती है, म्यू की वैल्यू वेरी हाई। पोलर अप्रोटिक सोलवेंट होता है उसका म्यू कम होता है, वेरी लेस वैल्यू होती है म्यू की, और इसका तो म्यू 0 ही होता है, ठीक है। तो पोलर प्रोटिक सोलवेंट क्या होता है? हाईली पोलर सोलवेंट। पोलर प्रोटिक सोलवेंट क्या होता है? हाईली पोलर सोलवेंट। और पोलर अप्रोटिक सोलवेंट क्या होता है? लेस पोलर सोलवेंट। और नॉन पोलर सोलवेंट क्या होता है? पोलर होता ही नहीं है वो तो, ठीक है। तो अब इनके एग्जांपल्स डिस्कस करा देता हूं मैं। सबसे पहले लेते हैं पोलर प्रोटिक सोलवेंट। सबसे पहले लिखिए पोलर प्रोटिक सोलवेंट, पोलर प्रोटिक सोलवेंट। तो पोलर प्रोटिक सोलवेंट को कैसे पहचानोगे आप? पोलर प्रोटिक सोलवेंट को पहचानने का एक तरीका है कि जब हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली जुड़ा हो, किससे? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, सेकेंड पीरियड के एटम लेना है केवल, वो भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, F या O या N से डायरेक्ट जुड़ा हो। जब हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली F या O या N से जुड़ा हुआ हो, ठीक है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे डेल्टा माइनस चार्ज क्रिएट हो जाएगा एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे
डेल्टा प्लस चार्ज क्रिएट हो जाएगा। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो यहाँ डेल्टा प्लस की वैल्यू ज्यादा होगी। देखो H पे प्लस चार्ज है, तो हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूक्लियस में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दूंगा तो केवल एक प्रोटॉन बचेगा, ठीक है, वो भी न्यूक्लियस में, मतलब न्यूक्लियस बचा, उसमें एक प्रोटॉन है बस। तो H प्लस आयन जो होता है वो एक्चुअली एक प्रोटॉन ही होता है, ठीक है। तो H प्लस आयन को मैं प्रोटॉन कह सकता हूं। तो H पे पॉजिटिव चार्ज, H पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, थोड़ा सा अगर डेल्टा प्लस है तो क्या बोलूंगा उसको, प्रोटिक। यहां बोलूंगा, क्या बोलूंगा, प्रोटिक। और ये इसको तो बोलेंगे प्रोटॉन, इसको बोलेंगे प्रोटिक। प्रोटिक मतलब प्रोटॉन के जैसे बनने की टेंडेंसी है, ज्यादा डेल्टा प्लस चार्ज होगा, ठीक है। तो देखिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स के एग्जांपल्स हम ले सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन पर H जुड़े हों, H2O, ठीक है। अमोनिया, नाइट्रोजन पर 3H जुड़े हो, इस तरह से। और ले सकते हो आप, फ्लोरीन पर F जुड़ा हो, सभी का नेट डाइपोल मोमेंट, किसी का भी जीरो नहीं है, नॉन मतलब डाइपोलर सॉल्वेंट है और हाईली पोलर होता है ये, ठीक है। तो जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर क्या जुड़ा हो, H जुड़ा हो, तो वो पोलर होगा और प्रोटिक भी होगा। पोलर तो होगा ही सही और प्रोटिक भी होंगे वो। तो ऐसे और भी एग्जांपल्स ले सकते हो, जैसे CH3, जैसे CH3, यहाँ H के बजाय CH3 लगा दिया, बाकी OH जैसे लिखा हुआ है लिख देते हैं, CH3OH, एल्कोहल, ठीक है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है ये भी। CH3 CH2H पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स लिए जा सकते हैं, ठीक है, एटसेट्रा, ठीक है। जैसे वाटर को मैं समझा रहा हूं, वाटर में क्या होता है, जैसे ये ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन पर एक हाइड्रोजन ऐसे है, एक हाइड्रोजन ऐसे है, ठीक है, दो हाइड्रोजन इस तरह से जुड़े हुए हैं बोर्ड के प्लेन में। एक लोन पेयर इस तरह से होगा अबो द प्लेन, और एक लोन पेयर बिलो द प्लेन होगा, बोर्ड के प्लेन के बिलो, ठीक है। तो एक लोन पेयर तो है इस तरह से बोर्ड के प्लेन के बिलो, और एक लोन पेयर है अबो द प्लेन इस तरह से, ठीक है। तो ये जो दोनों लोन पेयर होंगे, ये जो दोनों लोन पेयर होंगे, इनका रिजल्टेंट क्या होगा, डाइपोल मोमेंट किस डायरेक्शन में होगा, डाइपोल मोमेंट जो है लोन पेयर में ऐसे दूर जाना है, ऐसे लोन पेयर है इसमें भी दूर जाना है। तो ये लोन पेयर है, यहाँ पर एक लोन पेयर है इसमें, ठीक है। तो लोन पेयर के अलोंग ऐसे और ऐसे, तो दोनों का रिजल्टेंट कैसा होगा, ऐसे, दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, इस तरह से, ठीक है, पैरेललोग्राम लो से। अच्छा, यहां पर जो है डाइपोल मोमेंट, हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस, ऑक्सीजन पे डेल्टा माइनस, तो ये डाइपोल बन गया। तो डाइपोल मोमेंट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में खिसकेंगे उसी डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट होगा। ऐसे यहाँ H से O की तरफ होगा डाइपोल मोमेंट, क्योंकि H पे डेल्टा प्लस, O पे डेल्टा माइनस होगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ, तो डेल्टा माइनस, इस पे डेल्टा प्लस, तो यहाँ डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये होगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे आएगा, इस तरह से, इन दोनों का रिजल्टेंट इस तरह से। तो ये और ये दोनों रिजल्टेंट ऐड होके नेट रिजल्टेंट कैसे आएगा, इस तरह से, कैसे आएगा, इस तरह से। और ये बहुत ही हाई वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये म्यू क्या है, म्यू इज वेरी हाई वैल्यू, वेरी हाई वैल्यू, बहुत ही हाई वैल्यू होगी, क्योंकि डेल्टा प्लस की क्वांटिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो डेल्टा माइनस भी ज्यादा होगा। तो ज्यादा डेल्टा प्लस होगा, तो इसका मतलब म्यू जो होगा यहाँ पर वो भी ज्यादा होगा, तो रिजल्टेंट भी ज्यादा ही आएगा, रिजल्टेंट भी क्या आएगा, ज्यादा ही आएगा। तो रिजल्टेंट ये ज्यादा आएगा, तो नेट मिला के कितना हो जाएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाएगा हमेशा। तो क्या बोलेंगे, ऐड हो क्या आएगा, तो रिजल्टेंट म्यू नेट कैसा आएगा, म्यू ऑफ H2 कितना आएगा, म्यू ऑफ वाटर इज
नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ वाटर इज वेरी हाई वैल्यू, तो क्या बोलेंगे, वाटर इज हाईली पोलर सोलवेंट। सो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर क्योंकि बहुत हाई वैल्यू है म्यू H2O की, डाइपोल मोमेंट ऑफ वाटर की बहुत हाई वैल्यू है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि वाटर इज हाईली पोलर सोलवेंट, वाटर इज हाईली पोलर सोलवेंट। तो एक स्टेटमेंट में लिखा देता हूं कि पोलर प्रोटिक सोलवेंट्स आर हाईली पोलर सोलवेंट्स, पोलर प्रोटिक सोलवेंट्स आर हाईली पोलर सोलवेंट्स। पोलर प्रोटिक solvents are highly polar solvents polar protic solvents are highly polar solvents। और हाईली पोलर सोलवेंट जो होता है उसमें आयंस आसानी से घुल जाते हैं, आसानी से सराउंड हो जाते हैं सोलवेंट के द्वारा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, आयंस आर सोल्यूबल, आयंस आर हाईली सोल्यूबल, सोल्यूबल भी लिख दो चलेगा, आयंस आर सोल्यूबल इन पोलर प्रोटिक सोलवेंट, पोलर प्रोटिक सोलवेंट। पोलर प्रोटिक सोलवेंट क्योंकि हाईली सोल्यूबल होता है इसलिए उसमें आयंस आसानी से घुल जाते हैं। तो देखते हैं कैसे। तो आयंस कैसे घुलते हैं ये भी मैं डिस्कस कराऊंगा, लेकिन उससे पहले हमारे लिए पोलर प्रोटिक सोलवेंट ही अभी फिलहाल काम की चीज है। पोलर अप्रोटिक एंड नॉन पोलर सोलवेंट की बात तो हमें अभी करनी नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि सोलवेंट टॉपिक जब हेडिंग डलवाई दिया है तो अभी से डिस्कस कर देते हैं ताकि बाद में जरूरत नहीं पड़े इसको डिस्कस करने की। तो दूसरा हमारा क्या है, पोलर सोलवेंट में ही दूसरा है पोलर अप्रोटिक सोलवेंट, दूसरा है पोलर अप्रोटिक सोलवेंट, पोलर अप्रोटिक सोलवेंट। पोलर अप्रोटिक सोलवेंट के एग्जाम्पल्स हैं जैसे एसीटोन, एसीटोन डेराइव्ड नेम है कंपाउंड का और इसी का आईयूपीएसी नेम होता है डाईमिथाइल कीटोन। डाईमिथाइल कीटोन को ये एसीटोन कहते हैं, डाईमिथाइल कीटोन। डाईमिथाइल कीटोन कॉमन नेम है और आईयूपीएसी में बोलते हैं, सॉरी ट्राइवल नेम बोलते हैं, डेराइव्ड नेम बोलते हैं एसीटोन। कॉमन नेम है डाईमिथाइल कीटोन, ट्राइवल नेम है, सॉरी डेराइव्ड नेम है एसीटोन, ठीक है। तो एसीटोन का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, डाईमिथाइल कीटोन ये CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। तो कार्बन पे हाइड्रोजन जुड़ा है तो हाइड्रोजन से कार्बन जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है जैसे फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन होता है वैसा नहीं है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो कार्बन क्या है, थोड़ा सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से। तो क्या करेगा, हाइड्रोजन से थोड़ा थोड़ा ही खींचेगा इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन पे जरा सा डेल्टा प्लस क्रिएट होगा, ठीक है। 3 हाइड्रोजन जुड़े होंगे इस पर, तो तीनों का रिजल्टेंट ऐसे आएगा, वो थोड़ा सा ही डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होगी, इधर से भी थोड़ी सी होगी। अच्छा, कार्बन कार्बन सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो 0 0 चार्ज, कार्बन कार्बन सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव 0 0 चार्ज, यहाँ कोई डाइपोल मोमेंट लगभग क्या होगा, नेग्लिजिबल, मतलब होगा ही नहीं एक तरफ से देखा जाए तो कैसा आएगा रिजल्टेंट, दोनों का थोड़ा ही आएगा। और कार्बन से ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो इस तरफ डाइपोल मोमेंट होगा, और ऑक्सीजन पर जो 2 लोन पेयर होते हैं उन दोनों लोन पेयर का रिजल्टेंट ऐसे होगा। तो क्या हो जाएगा, नेट सम हो गया, थोड़ा थोड़ा डाइपोल मोमेंट अगर सम होगा भी सही तो बहुत ज्यादा नहीं आएगा, कितना सा आएगा, इतना सा रिजल्टेंट। तो ये रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट होगा जो म्यू की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई नहीं होगी, वेरी लेस वैल्यू होगी।
म्यू ऑफ एसीटोन कैसी होती है? म्यू ऑफ एसीटोन जैसे नॉन पोलर पोलर अप्रोटिक सोलवेंट है जैसे एसीटोन, तो इसका म्यू क्या होगा? म्यू ऑफ एसीटोन इज वेरी लेस वैल्यू, इज वेरी लेस वैल्यू, वेरी लेस, स्मॉल वैल्यू बोल सकते हो, वेरी लेस वैल्यू, बहुत ही कम वैल्यू होगी, बहुत छोटी वैल्यू होगी, ठीक है, स्मॉलर वैल्यू होगी, तो इसका डाइपोल मोमेंट भी कम होगा। डाइपोल मोमेंट कम होगा तो क्या बोलेंगे? पोलर अप्रोटिक सोलवेंट जो होते हैं उनका डाइपोल मोमेंट क्या होता है? वेरी लेस। पोलर प्रोटिक सोलवेंट का डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता, पोलर अप्रोटिक सोलवेंट का डाइपोल मोमेंट भी जीरो नहीं होता, कुछ न कुछ वैल्यू जरूर होगी। तो पोलर प्रोटिक सोलवेंट के डाइपोल मोमेंट की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई होती है, जबकि पोलर अप्रोटिक सोलवेंट के डाइपोल मोमेंट की वैल्यू वेरी लेस होती है, ठीक है। तो लिख लीजिए, और एग्जांपल्स भी लिखाऊंगा मैं, लेकिन उससे पहले एक चीज लिख लीजिए, पोलर अप्रोटिक सोलवेंट, पोलर अप्रोटिक solvent is very less polar, very less polar, polar aprotic solvent is very less polar, ठीक है, ये बहुत ही कम पोलर होता है। नेट डाइपोल मोमेंट क्या होता है इसका? वेरी लेस, ठीक है। सम अदर इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट्स are, some other examples, some other examples of polar aprotic solvents. Some other examples of polar aprotic solvents are DMSO. DMSO का फुल फॉर्म होता है डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, DMSO। समझ में आ रही बात? तो क्या होता है स्ट्रक्चर इसका? सल्फर पर डबल बॉन्ड करके O जुड़ा होगा, दो मिथाइल ग्रुप जुड़े होंगे। देखो हाइड्रोजन जो है वो कार्बन पे जुड़ा हुआ है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे हाइड्रोजन नहीं जुड़ा हुआ, तो इसका डाइपोल मोमेंट भी कुछ होगा। सल्फर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है, यहाँ पर 4 बॉन्ड 1 लोन पेयर, ये आपको पढ़ा रखा है मैंने। सल्फर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में 4 बॉन्ड बनाता है, 1 लोन पेयर रखता है, तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ऐसे आएगा। वो कैसे आएगा? वो भी थोड़ी वैल्यू आएगा, छोटी वैल्यू आएगा, ठीक है। और एग्जांपल ले सकते हैं आप DMF। DMF क्या है? DMF का मतलब डाई मिथाइल फॉर्म अमाइड, डाई मिथाइल फॉर्म अमाइड, डाई मिथाइल फॉर्म अमाइड, DMF, ठीक है। फॉर्म मतलब एक कार्बन, अमाइड फंक्शन ग्रुप क्या होता है? CONH2। कार्बन पे इधर एक ही जोड़ना पड़ेगा क्योंकि एक ही कार्बन होगा, 2 कार्बन हो जाएंगे अगर तो एसिड बोलेंगे, एक कार्बन है तो फॉर्म, बताया था मैंने। अमाइड में NH2 होता है यहाँ, लेकिन H लगा देंगे तो नाइट्रोजन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से H जुड़ जाएगा तो प्रोटिक हो जाएगा। तो 2 क्या लगाएंगे? या हाइड्रोजन नहीं लगा के 2 मिथाइल लगाएंगे, तो नाइट्रोजन पे ही होंगे वो दोनों मिथाइल, तो क्या बोलेंगे? डाई मिथाइल फॉर्म अमाइड, डाई मिथाइल फॉर्म अमाइड। इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा, इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा वो बहुत ही छोटी वैल्यू होगा इसका भी, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट, क्योंकि ऑक्सीजन या नाइट्रोजन पर तो H जुड़ा नहीं है,
जो H पर ज्यादा डेल्टा प्लस हो, तो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू ज्यादा नहीं होगी, तो क्या बोलेंगे, वेरी लेस पोलर है ये भी, DMF भी। इसके अलावा और देख लो, ईथर, ईथर ले लो, तो क्या होता है ईथर में, ये जो ऑक्सीजन होता है इस पर दो लोन पेयर होते हैं, ठीक है, एक लोन पेयर ऐसे, एक लोन पेयर ऐसे, और एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर होती है, ये दो बॉन्ड है ऐसे। ईथर यहां कार्बन जुड़ेगा, जैसे CH3 ले लो, इधर भी CH3 ले लो। वैसे बहुत ही बढ़िया सॉल्वेंट जो है डाईइथाइल ईथर, में बता रहा हूं आपको, ये लिया जाता है जनरली। चलो इधर CH2 CH3, इधर भी CH2 CH3, तो इधर भी C2H5, इधर भी C2H5 जुड़ा हुआ है। तो कार्बन पे जुड़ा है ना बेटा हाइड्रोजन, तो कार्बन पे जुड़ा है हाइड्रोजन, तो कार्बन हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा ढंग से, कम खींच पाएगा, तो डेल्टा प्लस कम जनरेट होगा, तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट भी बहुत ज्यादा नहीं आएगा, कैसा आएगा, छोटी वैल्यू आएगा। तो बोलेंगे कि ये भी वेरी लेस पोलर सॉल्वेंट है, तो क्या बोलेंगे, ये भी पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है। ओ पे तो कार्बन जुड़ा हुआ है, ओ पर H कहां जुड़ा हुआ, तो प्रोटिक तो होगा ही नहीं है, अप्रोटिक होगा, ठीक है। F O या N पर H जुड़े तो ही प्रोटिक है। प्रोटिक मतलब डेल्टा प्लस ज्यादा, क्योंकि H प्लस को प्रोटॉन बोलते हैं, तो H पे डेल्टा प्लस ज्यादा होगा, तो प्रोटिक तो बोल सकते हैं ना उसको। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होता है, F या O या N पर H जुड़ा हो कम से कम एक, तो वो हो जाएगा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और वो पोलर भी होगा, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ये कैसा है, कार्बन पे जुड़ा है, H O पे नहीं जुड़ा हुआ, तो क्या बोलेंगे, अप्रोटिक है। तो इसका डाइपोल मोमेंट भी क्या होगा, कम होगा। इसको बोलते हैं डाईइथाइल ईथर, ठीक है, ये बता रखा है इसका कॉमन नेम, तो डाईइथाइल ईथर, डाईइथाइल ईथर भी आप ले सकते हो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट के फॉर्म में। दिस इज ऑल्सो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है, कोई भी ईथर ले सकते हैं, जैसे डाईइथाइल ईथर लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट, अगला चीज है नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा, उसका नेट डाइपोल मोमेंट कितना होगा, 0। जैसे मैंने लिया CH2 कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो C डबल बॉन्ड S, इधर भी C डबल बॉन्ड S, ये लीनियर होगा, कार्बन से सल्फर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो कार्बन पे डेल्टा प्लस, सल्फर पे डेल्टा माइनस, तो डाइपोल बन गया। इसका डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में होगा। ऐसे इधर देखें तो कार्बन पे डेल्टा प्लस, सल्फर पर डेल्टा माइनस, तो इसका डाइपोल मोमेंट जितना मैग्नीट्यूड इधर है उतना ही इधर होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, 180 डिग्री एंगल पर है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, सल्फर पे दो लोन पेयर होते हैं, ठीक है, इन दोनों लोन पेयर का रिजल्टेंट ऐसे होगा। इस सल्फर पर भी दो लोन पेयर होते हैं, इन दोनों लोन पेयर का रिजल्टेंट ऐसे होगा, तो ये वाला इस वाले को कैंसिल कर देगा, तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, म्यू नेट ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड कितना हुआ, 0। तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है, नेट डाइपोल मोमेंट 0 है। ऐसे ही और एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड, जैसे आपने लिया CCl4, ये कार्बन है, इस पर 4 Cl जुड़े होंगे, प्रत्येक Cl कैसा होगा, चारों एटम जो जुड़े हुए हैं कार्बन पर वो आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल ग्रुप जुड़े हुए हैं चारों के चारों कार्बन पे, एक कार्बन पर, तो क्या बोलेंगे कि सभी बॉन्ड एंगल्स इक्वल होंगे, सभी एंगल्स बराबर बराबर होंगे, तो कार्बन के अबाउट सिमेट्रिक है, तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, कंपोनेंट में रिजोल्व करा के देखेंगे तो नेट डाइपोल मोमेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसका म्यू नेट भी कितना आएगा, म्यू नेट ऑफ CCl4 भी कितना आएगा, 0। सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर नहीं है, और सभी नेबरिंग एटम्स कैसे हैं, एक जैसे हैं, सभी बॉन्ड एंगल्स बराबर हैं, तो क्या बोलेंगे, नेट डाइपोल मोमेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, और नेट कितना आएगा, 0। तो CCl4 भी पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है, नॉन पोलर मतलब म्यू 0 होगा इसका, ठीक है। और ले सकते हो आप, जैसे ये बेंजीन रिंग है, जैसे ये बेंजीन, सभी जगह डबल बॉन्ड कैरेक्टर होते हैं इसमें, ऐसे
इधर Cl जुड़ा हुआ है और इधर भी Cl जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन से क्लोरीन की तरफ डाइपोल मोमेंट, इधर कार्बन से क्लोरीन की तरफ ऑपोजिट तरफ होगा, तो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन जो होता है उसमें क्या होगा, ऑपोजिट तरफ। और कार्बन पे हाइड्रोजन जुड़ा है तो हाइड्रोजन से कार्बन की तरफ, इधर भी हाइड्रोजन से कार्बन की तरफ ऑपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ हाइड्रोजन से कार्बन की तरफ, यहाँ हाइड्रोजन से कार्बन की तरफ, H होता है ना इस पे कार्बन पे H, इधर भी H होता है, ऑपोजिट तरफ होंगे, तो वो सब कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे से, और नेट डाइपोल मोमेंट कितना आएगा, इसका भी 0 आएगा। इसको बोलते हैं हम पैरा डाइक्लोरो बेंजीन। तो म्यू ऑफ पैरा डाइक्लोरो, म्यू ऑफ पैरा डाइक्लोरो बेंजीन इज ऑल्सो 0। ऐसे कितने ही एग्जाम्पल्स लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये बात थी सॉल्वेंट के बारे में, ठीक है। तो थोड़ा आइडिया लेना जरूरी था। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो होता है वो आयनिक कंपाउंड जो होती है, सॉरी HCl डाला था वो H प्लस एंड Cl माइनस में टूट गया था। तो वाटर जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है वो रिएक्शन को बैकवर्ड में आने से रोकता है, प्रोटेक्ट करता है, बैकवर्ड में नहीं आने देता उसको, और आयंस भी रह जाते हैं, ठीक है। वाटर सराउंड करेगा H प्लस आयन को भी और Cl माइनस आयंस को भी। आयंस आर सोल्यूबल इन वाटर। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में आयंस हमेशा सोल्यूबल है। वाटर क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्वेंट वो जो लार्ज क्वांटिटी में लिया जाता है। देखो सॉल्वेंट की बॉन्ड को ब्रेक करने की बात नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। तो सॉल्वेंट की बॉन्ड को ब्रेक करने की बात नहीं करते हैं। सॉल्वेंट केवल घोलने का काम करता है, खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, ठीक है। तो सराउंड करेगा बस वो। तो कैसे होगा, देखो जैसे H प्लस आयन बना था, फिर से समझा दे रहा हूं मैं। जैसे ये HCl था, ठीक है। HCl में क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो क्लोरीन अपनी तरफ खींच लेगा इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। किसमें डाला इसको, वाटर में। H2O लिक्विड में डाला गया HCl, थोड़ा सा HCl डाला बहुत सारे वाटर में, तो क्या हो जाएगा, जितने भी HCl है वो H प्लस एंड Cl माइनस आयंस में ब्रेक हो जाएंगे। इसमें 4 लोन पेयर होंगे, ये बता चुका हूं मैं पहले भी। तो H प्लस को वाटर ने सराउंड कर लिया, मतलब एक्वस लिख देंगे, एक्वस मतलब वाटर है ना। Cl माइनस को भी वाटर ने सराउंड कर लिया, मतलब एक्वस। तो देखो क्या होता है कि H पे +1 चार्ज है, ठीक है। ऐसा सोचो, ये H प्लस है, ये H प्लस है, और ये है Cl माइनस आयन, ठीक है। अब मुझे बताओ कि वाटर जो होता है उसकी बेंट शेप होती है, उस पर 2 लोन पेयर होते हैं और 2 बॉन्ड बनाता है। तो वाटर ऐसे होगा HOH, ऐसे बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स H प्लस को सराउंड कर लेंगे, HOH इस तरह से HOH। तो हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस होगा और ऑक्सीजन पे डेल्टा माइनस होगा, और ज्यादा डेल्टा प्लस होगा तो यहाँ डेल्टा माइनस भी ज्यादा ही होगा। ऐसे ही इसमें डेल्टा प्लस O पे डेल्टा माइनस, तो ये प्लस की तरफ डेल्टा माइनस अट्रैक्टेड होगा और डेल्टा प्लस प्लस से रिपेल होगा, सेम चार्ज रिपेल होगा, ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्टेड रहेगा। तो ऑक्सीजन वाली साइड क्या रहेगी, इसकी तरफ अट्रैक्टेड रहेगी। क्या रहेगी बेटा, अट्रैक्टेड, ऑक्सीजन वाली साइड। तो क्या बोलेंगे हम, देखो बाकी पे भी ऐसे ही होगा, यहाँ डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, यहाँ डेल्टा प्लस यहाँ डेल्टा माइनस। ऐसे देखो H पर डेल्टा प्लस O पर डेल्टा माइनस, यहाँ H पे डेल्टा प्लस O पे डेल्टा माइनस, H पर डेल्टा प्लस O पर डेल्टा माइनस, H पर डेल्टा प्लस O पर डेल्टा माइनस। तो इस तरह से क्या होगा, इस तरह से ये जो है डेल्टा माइनस H प्लस से अट्रैक्टेड, इधर भी डेल्टा माइनसेस जो है वो H प्लस से अट्रैक्टेड रहेंगे। ऐसे इधर भी अट्रैक्शन लगेगा इनमें, ऐसे इधर भी लगेगा अट्रैक्शन,
इस तरह से H प्लस को बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स ने सराउंड कर लिया। फिर H2O क्या होंगे, ऐसे अट्रैक्टेड रहेंगे, दूर से कम अट्रैक्ट हो पाएंगे, ठीक है। तो पास वाले ज्यादा अट्रैक्टेड रहेंगे, अगली जो लेयर बनेगी इसके आसपास वो कम अट्रैक्टेड रहेगी। Cl माइनस के केस में क्या होगा, Cl माइनस के केस में देखो H2O इसमें ऑक्सीजन की तरफ से आ रहा है H प्लस की तरफ, डेल्टा माइनस वाली साइड आ रही है H प्लस की तरफ, यहां माइनस है तो इसकी तरफ डेल्टा प्लस वाली साइड आएगी, मतलब HOH, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होता है इसलिए बैंड शेप होती है इसकी ऐसे। तो क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस O पे डेल्टा माइनस, हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस O पे डेल्टा माइनस। तो ये डेल्टा माइनस जो है Cl माइनस, डेल्टा प्लस जो है Cl माइनस की तरफ अट्रैक्ट होगा, यहां ऑक्सीजन की तरफ से अट्रैक्ट हो रहा था H प्लस की तरफ, और ये Cl माइनस की तरफ हाइड्रोजन की तरफ से अट्रैक्टेड हो रहेगा, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, तो यहां पर डेल्टा प्लस माइनस से अट्रैक्ट होगा, डेल्टा प्लस माइनस से अट्रैक्ट होगा, ठीक है। और भी वाटर मॉलिक्यूल ऐसे कैसे ही HOH, डेल्टा माइनस जो है माइनस से रिपेल होगा, दूर रहेगा, ठीक है। डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, ऐसे डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, तो ये अट्रैक्टेड रहेगा इससे HOH, ऐसे ही HOH, हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस ऑक्सीजन पे डेल्टा माइनस, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन खींचेगा इधर, तो इस पे डेल्टा माइनस, हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस, हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस O पे डेल्टा माइनस, हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस O पे डेल्टा माइनस। तो देखो यहां पर ये डेल्टा प्लस जो है इस माइनस से अट्रैक्टेड रहेंगे इस तरह से, तो इस तरह से इसके आसपास ऐसे ऐसे लेयर्स बन जाएगी, इस टाइप से वाटर की लेयर्स ऐसे ऐसे ऐसे। जो नेक्स्ट लेयर होगी वो थोड़ी दूर होगी तो दूर से कम अट्रैक्शन लगेगा, तो पहली लेयर ज्यादा अट्रैक्टेड रहेगी, दूसरी लेयर कम अट्रैक्टेड, और अगली लेयर और कम अट्रैक्टेड रहेगी, ठीक है। तो मुझे बताओ H प्लस और Cl माइनस को वाटर मॉलिक्यूल्स ने घेर लिया, इसको भी और इसको भी, तो H प्लस Cl माइनस ऑपोजिट चार्ज वाले आयंस हैं, तो ये अट्रैक्ट होने चाहिए एक दूसरे से, लेकिन ये वाटर ने सराउंड कर लिया इसको भी और इसको भी, तो क्या ये कांटेक्ट में आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे कांटेक्ट में। तो H प्लस Cl माइनस आपस में जब तक कांटेक्ट में नहीं आएंगे तब तक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं करेगा Cl माइनस H प्लस को, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं कर पाएगा तो वापस से बॉन्ड नहीं बनेगी, मतलब HCl वापस से नहीं बन पाएगा। तो HCl एक बार टूट गया तो वो टूटा ही रह जाएगा आयंस की फॉर्म में, वापस से बैकवर्ड में नहीं आएगी रिएक्शन, ठीक है। तो सॉल्वेंट क्यों यूज किया जाता है, ताकि ये रिएक्शन जो है ये रिएक्शन बैकवर्ड में ना आ सके, ये सॉल्वेंट का फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, तो ये H प्लस एंड Cl माइनस आयंस की फॉर्म में सेपरेटेड रहेंगे। एक चीज और बताओ मुझे, इसका माइनस चार्ज इन थोड़े थोड़े डेल्टा प्लस से इसने क्या कर दिया, किल कर दिया, तो इस Cl पे -1 है, या माइनस चार्ज डेल्टा प्लस से थोड़ा सा नलीफाई हो गया तो Cl पे कितना चार्ज होगा, Cl एक्वस लिखा हुआ है तो Cl पे कितना चार्ज है, वाटर ने सराउंड कर रखा है Cl माइनस आयन को, तो Cl पे हकीकत में कितना चार्ज होगा, -1 से थोड़ा कम, माइनस का 0.97 ऐसा मान लो, ठीक है। ऐसे ही H को वाटर ने सराउंड, ऑक्सीजन इन्होंने सराउंड कर रखा है ऑक्सीजन के डेल्टा माइनसेस ने, तो H प्लस पे तो +1 चार्ज होगा, लेकिन H प्लस को अगर वाटर ने सराउंड कर लिया मतलब एक्वस हो गया, तो H प्लस पे कितना चार्ज होगा, वाटर ने सराउंड कर रखा है तब इस पे भी चार्ज क्या हो जाएगा, प्लस डेल्टा माइनसेस है इनसे थोड़ा सा नलीफाई हो जाएगा, तो क्या होगा इस पे चार्ज हकीकत में कितना होगा, +1 नहीं होके कुछ नलीफाई हो जाएगा, इसलिए ये जैसे 0.97 ऐसे मान के चलो, प्लस का चार्ज वहां माइनस का 0.97 ऐसा कुछ होगा, ठीक है ना, माइनस का 9 जो भी है, मतलब 98 होगा, 96 होगा, ऐसा कुछ 0.96 0.98 जो भी, लेकिन -1 से +1 से तो कम ही होगा, ठीक है। अब देखो एक बात मुझे बताओ, नेक्स्ट, जीरो चार्ज हो किसी पे तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है कि नहीं, न्यूट्रल सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। अच्छा, -1 इधर है +1, ठीक है, और यहां है माइनस का 0.97, इधर है प्लस का 0.97, यहां
तो मुझे एक बात बताओ कि -1 जीरो के ज्यादा नजदीक है या माइनस का 0.97 ज्यादा नजदीक है? माइनस का 0.97। तो जो ज्यादा नजदीक होगा जीरो के वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो मुझे बताओ कि Cl पे -1 चार्ज है, Cl पे क्या है, -1 चार्ज है, और Cl माइनस अगर एक्वस है तो उस पर कितना चार्ज है हकीकत में? हकीकत में क्लोरीन पे चार्ज कितना होगा? माइनस का 0.97, ऐसा कुछ। और इस पे कितना चार्ज है? इंडिपेंडेंट Cl माइनस है तो उस पर -1 चार्ज है। ठीक है, ऐसे इधर देखें पॉजिटिव चार्ज वाला, जैसे H प्लस है तो H प्लस इंडिपेंडेंट है तो उस पर चार्ज कितना है? +1। और H प्लस को अगर वाटर ने सराउंड कर रखा है तो इस पे नेट चार्ज +1 होगा या कम होके प्लस का 0.97 होगा, ऐसा कुछ। ठीक है, तो ज्यादा स्टेबल कौन है इनमें? कम चार्ज वाला ज्यादा स्टेबल, ज्यादा चार्ज वो कम स्टेबल। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? Cl माइनस एक्वस ज्यादा स्टेबल होगा Cl माइनस से। दिस इज स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर। ऐसे इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? H प्लस एक्वस पे चार्ज कम है, न्यूट्रल के ज्यादा करीब है ये, और ये +1 न्यूट्रल से ज्यादा दूर है, तो क्या होगा? न्यूट्रल सबसे ज्यादा स्टेबल, 0.97 है तो वो कम स्टेबल, और +1 है तो वो सबसे उससे भी कम स्टेबल। तो 0.97 चार्ज है वो ज्यादा स्टेबल होगा, और +1 चार्ज वाला क्या होगा? कम स्टेबल। तो स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा होगी इससे। H प्लस एक्वस इज मोर स्टेबल देन H प्लस। ये हो गया यहां पर स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर। ये चीज समझ में आ गई? स्टेबिलिटी ऑर्डर यही रहेगा यहां पर, यहां स्टेबिलिटी ऑर्डर ये होगा। तो हमने क्या देखा कि HCl जैसे H प्लस एंड Cl माइनस पे ब्रेक होता है। HCl कैसे होता है ब्रेक? H प्लस एंड Cl माइनस में। तो H प्लस पे कितना चार्ज है? +1। ठीक है, +1 चार्ज है, ज्यादा चार्ज। अब इसको वाटर में मिलाया, किसमें मिलाया? वाटर में। H2O लिक्विड में जैसे इसको मिलाया तो क्या होगा? H प्लस को वाटर ने सराउंड कर लिया, मतलब एक्वस हो गया। तो यहां पर चार्ज कितना है? यहां पर चार्ज है +1, और यहां पर चार्ज कितना है? यहां पर चार्ज है प्लस का 0.97। H पर कितना चार्ज? प्लस का 0.97। ऐसा ही कुछ नलीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो +1 जीरो से ज्यादा दूर है और प्लस का 0.97 जीरो के ज्यादा नजदीक है, तो ये ज्यादा स्टेबल हुआ। ये H प्लस एक्वस क्या हुआ? ज्यादा स्टेबल। लेस चार्ज है तो मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। और ये H प्लस क्या है? ज्यादा चार्ज है तो स्टेबिलिटी कम, लेस स्टेबल, लेस स्टेबल। तो आप जानते हो कि स्टेबिलिटी एनर्जी से इनवर्सली रिलेटेड होती है। किसकी एनर्जी? सिस्टम की एनर्जी। और किसकी स्टेबिलिटी? सिस्टम की स्टेबिलिटी। तो एनर्जी की अगर बात करूं तो जिसकी स्टेबिलिटी कम, लेस स्टेबल है ना H प्लस, तो स्टेबिलिटी कम तो एनर्जी क्या है? ज्यादा, मोर एनर्जी। तो H प्लस के पास एनर्जी क्या है? ज्यादा, मोर एनर्जी। H प्लस के पास मौजूद एनर्जी ज्यादा है। अच्छा, H प्लस एक्वस क्या है? चार्ज कम है तो ज्यादा स्टेबल है, चार्ज कम है तो ज्यादा स्टेबल। तो जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है उसमें मौजूद एनर्जी क्या है? कम। तो इसमें मौजूद एनर्जी क्या है? कम, लेस एनर्जी, लेस एनर्जी। जैसे मान लो कि यहां पर 10 जूल थी पहले एनर्जी, कितनी थी? 10 जूल। ठीक है, एनर्जी ज्यादा थी, अब एनर्जी कम हो गई। मतलब जैसे मान लो कि 7 जूल रहेगी, कितनी रहेगी? 7 जूल रहेगी, 7 जूल, 7 जूल। तो एनर्जी कम हो गई कि नहीं? 10 जूल थी, अब कितनी होगी? कम होगी, 7 जूल रहेगी। सिस्टम में मौजूद एनर्जी 10 जूल थी, अब रहेगी 7 जूल। H प्लस की एनर्जी थी 10 जूल, अब रहेगी H प्लस इक्वल्स की, वाटर ने सराउंड कर दिया तो 7 जूल। तो 10 जूल से 7 जूल हुई, तो कम कैसे हुई? जैसे ही वाटर डाला H प्लस के साथ, H में जैसे ही वाटर कांटेक्ट में आया तो क्या हुआ? एनर्जी रिलीज हुई होगी, 10 से 7 हुई, मतलब एनर्जी कम हुई। तो सिस्टम की एनर्जी पहले 10 थी, अब सिस्टम में कितनी रहेगी अवेलेबल एनर्जी? 7 जूल।
तो इसका मतलब 10 में से 7, 10 में से 3 जूल एनर्जी रिलीज होगी। कितनी रिलीज होगी? 3 जूल। तो सिस्टम से बाहर जो निकल रही एनर्जी, वो जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाएगी, सिस्टम की एनर्जी उतनी कम बचेगी, और सिस्टम की एनर्जी जितनी कम बचेगी, जितनी कम रह जाएगी अवेलेबल एनर्जी, उतना ही वो ज्यादा स्टेबल होगा। इसका मतलब रिलीज एनर्जी के तो क्या होगा? स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन अवेलेबल एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो सिस्टम में मौजूद एनर्जी अगर कम है तो स्टेबिलिटी ज्यादा, तो ज्यादा एनर्जी से कम एनर्जी कैसे हुई? एनर्जी रिलीज हुई होगी इसमें से। तो इसमें से 3 जूल एनर्जी रिलीज्ड, 3 जूल एनर्जी क्या होगी? रिलीज हो गई है इसमें से। तो 3 जूल एनर्जी रिलीज होगी, तो रिलीज एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि सिस्टम में अवेलेबल एनर्जी कम रह जाएगी। ठीक है, तो एक चीज समझ लो कि स्टेबिलिटी of a system is inversely proportional to available energy in the system, available energy in the system, and directly proportional to released energy from the system, released energy from the system। तो सिस्टम में से जितनी एनर्जी निकल जाएगी उतना ही उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, और जितनी एनर्जी कम, जैसे मान लो 10 जूल से 6 जूल होती, तो 4 जूल निकल जाती इसमें से, 4 जूल ज्यादा रिलीज हो जाती, तो इसकी एनर्जी कितनी रह जाए? 6 जूल। तो 6 जूल एनर्जी रहेगी, एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा, और रिलीज एनर्जी क्या? ज्यादा, 4 जूल ज्यादा रिलीज हो रही है, मतलब 3 जूल से भी ज्यादा। तो क्या बोलेंगे? एनर्जी रिलीज का मैग्नीट्यूड अगर ज्यादा है तो स्टेबिलिटी तब भी सिस्टम की ज्यादा है। स्टेबिलिटी तो सिस्टम की बात कर रहे हैं, सिस्टम की स्टेबिलिटी सिस्टम की ही एनर्जी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, लेकिन सिस्टम को छोड़ के जो एनर्जी निकल गई उसके तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई आपको? इससे रिलेट किया है मैंने इस थ्योरी को। तो कोई भी चीज लेस स्टेबल से मोर स्टेबल होना चाहेगी कि नहीं? मोर स्टेबल होना चाहेगी। तो ये घुलेगा कि नहीं घुलेगा? H+ वाटर में घुलेगा कि नहीं घुलेगा? इजिली घुल जाएगा, सोल्यूबल हो जाएगा। तो बोलेंगे कि ये प्रोसेस होती है, वाटर जो है H+ आयन को इजिली सराउंड कर लेता है। ठीक है, ठीक है, ऐसे Cl- आयन के बारे में भी हम विचार कर सकते हैं। Cl- आयन देखो, ये जो है Cl- आयन है, तो इस पे चार्ज कितना है? नेट चार्ज इस पे -1। Cl- को जैसे ही वाटर में डाला, एक्वस में, या बोल दो H2 लिक्विड में जैसे डाला इसको, तो वाटर में डालते ही क्या करेगा? सोलवेंट Cl- को सराउंड कर लेगा। Cl- क्या हो गया? एक्वस। तो Cl पे वाकई -1 चार्ज हो गया, कुछ कम हो गया, मतलब माइनस का क्या हो गया? माइनस का 0.97 रह गया अब चार्ज। तो पहले देखो, जीरो के नियर अबाउट कौन है? -1 तो जीरो से दूर है, -1 जीरो से ज्यादा दूर है, और माइनस का 0.97 जीरो के ज्यादा करीब है। तो ज्यादा स्टेबल 0.97 वाला होगा, और -1 वाला कम। माइनस का 0.97 जीरो के ज्यादा करीब है, -1 जीरो से ज्यादा दूर है। तो क्या बोलेंगे? जीरो के नियर अबाउट होगा, वही ज्यादा स्टेबल। तो ये मोर स्टेबल है, ये मोर स्टेबल। और ये कैसा है? -1 चार्ज है, ज्यादा नेगेटिव चार्ज है। तो क्या बोलेंगे? मोर नेगेटिव चार्ज, मोर मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज, लेस नेगेटिव चार्ज मतलब लेस मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो मैग्नीट्यूड यहां ज्यादा है, यहां कम है, तो मोर नेगेटिव चार्ज है। तो क्या बोलेंगे? चार्ज ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम, लेस स्टेबल। और न्यूट्रल सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो जीरो से जितना दूर है उतना ही कम स्टेबल, जीरो के जितना करीब है चार्ज की वैल्यू उतना ज्यादा स्टेबल। ठीक है, तो कोई चीज कम स्टेबल है, तो उसमें मौजूद एनर्जी ज्यादा है। तो उसमें मौजूद एनर्जी की बात कर रहा हूं, अवेलेबल एनर्जी इन द सिस्टम कैसी है? मोर एनर्जी।
और जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है उसकी एनर्जी क्या है, उसमें मौजूद एनर्जी कम, लेस एनर्जी, लेस एनर्जी। स्टेबिलिटी ज्यादा है तो एनर्जी क्या है, कम, लेस एनर्जी। तो पहले एनर्जी ज्यादा थी, पहले एनर्जी ज्यादा थी, मान लो 10 जूल थी, मान लो 10 जूल थी, और 10 जूल से क्या रहेगी, मान लो मान लो 6 जूल रहेगी, अब 10 जूल से 6 जूल रहेगी। तो देखो 10 जूल से 6 जूल रहेगी, तो इसका मतलब 10 में से 6, 10 जूल थी पहले सिस्टम की एनर्जी, अब सिस्टम में कितनी रहेगी, सिस्टम में मौजूद एनर्जी कम रहेगी। तो 4 जूल इसमें से रिलीज हुई कि नहीं, 4 जूल, 4 जूल रिलीज्ड, 4 जूल क्या हो गई, रिलीज्ड, 4 जूल रिलीज होगी। तो इसका मतलब जितनी एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी सिस्टम में मौजूद एनर्जी उतनी कम बचेगी, और सिस्टम की एनर्जी अगर कम रहेगी तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये लेस स्टेबल से मोर स्टेबल में कन्वर्ट होना चाहेगा कि नहीं, इजीली कन्वर्ट होना चाहेगा। तो वाटर में Cl माइनस सोल्यूबल होगा कि नहीं, घुल जाएगा, सोल्यूबल होगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस जब होती है तो इसमें एनर्जी रिलीज होती है, घुलने की प्रोसेस में क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, और ज्यादा क्वांटिटी में यदि एनर्जी रिलीज हो रही है, H+ एक्वस में कन्वर्ट हो रहा है वाटर के कांटेक्ट में आके, ऐसे Cl माइनस एक्वस में कन्वर्ट हो रहा है वाटर के कांटेक्ट में आके, सॉल्वेंट के कांटेक्ट में आके, तो क्या होगा, एनर्जी सिस्टम की कम हो रही है, H+ से H+ एक्वस बन रहा है तो एनर्जी कम हो रही है, Cl माइनस से Cl माइनस एक्वस बन रहा है तो एनर्जी कम हो रही है। तो एनर्जी घट रही है तो स्टेबिलिटी बढ़ रही है, मतलब सिस्टम की एनर्जी घट रही है तो स्टेबिलिटी बढ़ रही है। तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, एनर्जी घटेगी, तो एनर्जी घटेगी तो मतलब घटी कैसे, एनर्जी रिलीज होते हुए, ठीक है ना। H+ एक्वस बनेगा तो भी रिलीज होगी, Cl माइनस एक्वस बनेगा तो भी रिलीज होगी। तो नेट एनर्जी जो रिलीज होगी वो ज्यादा रिलीज होगी, और ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी तो उतनी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो क्या बोलेंगे कि सोल्वेशन प्रोसेस जो होती है, सोलवेंट अगर आयंस को घोलता है तो उसको बोलते हैं सोल्वेशन, ठीक है ना। तो आयंस आर ऑलवेज सोल्यूबल इन पोलर प्रोटिक सोलवेंट, हाईली पोलर सोलवेंट में ज्यादा इजीली सोल्यूबल होते हैं आयंस, ठीक है। तो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, तो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी तो सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और स्टेबिलिटी की तरफ टेंड होगा सिस्टम, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, बैकवर्ड में लौट के नहीं आएगी। समझ में आ रही बात। तो क्या बोलेंगे, H+ एंड Cl माइनस आयंस की क्वांटिटी आपको ज्यादा मिलेगी, तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड में फिजिबल हो जाएगी, मतलब हेटेरोलिटिकली HCl का बॉन्ड ब्रेक करना हमारा सक्सेसफुल हो गया। अगर वापस से H+ Cl माइनस कॉन्टेक्ट में आके HCl बॉन्ड बना ले वापस से, तो क्या बोलेंगे कि हमारा बॉन्ड को ब्रेक करना बेकार हो गया, पूरी मेहनत पे पानी फिर गया। तो पोलर प्रोटिक सोलवेंट में ही करवानी पड़ेगी ना रिएक्शन, तो HCl को किसमें डालना पड़ेगा, हाईली पोलर सोलवेंट जैसे वाटर, पोलर प्रोटिक सोलवेंट में, ठीक है। तभी हम सक्सेस हो पाएंगे इसमें, तभी आयंस को सेपरेट रख पाएंगे, वरना आयंस आपस में कंबाइन होकर बैकवर्ड में आ जाएगी रिएक्शन। तो H+ एंड Cl माइनस ज्यादा क्वांटिटी में नहीं मिलेगा, तो ज्यादा क्वांटिटी में H+ एंड Cl माइनस आयंस रहे उसके लिए जरूरी है कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में डाला जाए HCl को। समझ में आई बात। तो ये फंक्शनैलिटी है किसकी, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की, ठीक है। तो लिख दीजिए in process of सॉल्वेशन मतलब सोलवेंट में आयंस का घुलना, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में आयंस का घुलना क्या कहलाएगा, प्रोसेस ऑफ सॉल्वेशन। तो क्या बोलेंगे, इन प्रोसेस ऑफ सॉल्वेशन a large quantity a large quantity of energy is released।
तो सिस्टम में से एनर्जी रिलीज हो जाएगी लार्ज क्वांटिटी में, तो सिस्टम में एनर्जी कम बचेगी, तो सिस्टम में एनर्जी कम बचेगी तो सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, विच लीड्स टू स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम, जिससे कि सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, विच लीड्स टू स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम, स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो इस तरह से हमारा हेटेरोलिसिस जो है कंप्लीट हो गया है आज। अब बाकी तो लिविंग ग्रुप जब पढ़ेंगे तब और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको, तो उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। अब सोलवेंट को मैं रिपीट नहीं करूंगा दोबारा से, ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज कर लेना इसको, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है लेकिन कुछ तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पोलर प्रोटिक सोलवेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी पोलर अप्रोटिक, पोलर नॉन पोलर सोलवेंट उनकी बात तो हम कर ही नहीं रहे, तो पोलर प्रोटिक सोलवेंट पे अभी फिलहाल ज्यादा फोकस करें, ठीक है, हेटेरोलिसिस के लिए। तो अगली क्लास में हम जो है इंटरमीडिएट्स के बारे में बात करेंगे। देखो, होमोलिसिस से न्यूट्रल इंटरमीडिएट्स बनते हैं और हेटेरोलिसिस से आयनिक इंटरमीडिएट्स बनते हैं। तो हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट्स के बारे में, पूरा डिटेल में हम जानकारी लेंगे टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट्स की, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू ऑल।